Hello students, welcome to King's Academy. I am Puneet, your economy teacher. तो हम आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग तंत्र, बैंकिंग सिस्टम। तो हम इस जो टॉपिक के अंदर जिन जिन बातों की चर्चाएं करेंगे उनमें से कुछ बातें हैं कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास, कि भारत में बैंकों का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रणाली को कैसे स्थापित किया और ये प्रणाली कब से चली आ रही है, इसमें क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन किए गए। फिर आता है भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर बैंकों का वर्गीकरण, कि बैंकों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। तो उनमें से पहला है वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स, सूक्ष्म वित्तीय बैंक, माइक्रो फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक और सहकारी बैंक। जो ये टॉपिक है ये हमारे मद्देनजर और मुख्य रूप से तो रहेंगी, और इनके साथ साथ में हम अदर फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो भी हम जानेंगे, जो हमें जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था, कि प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था कब से चली आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक औपनिवेशिक राष्ट्र रह चुके हैं। औपनिवेशिक राष्ट्र का मतलब कि हमारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हम औपनिवेशिक देश रहे या औपनिवेशिक शासक के रूप में नहीं, औपनिवेशिक देश के रूप में रहे हैं। कि उस जमाने से ही, किस जमाने से, 1947 से पहले जब अंग्रेजों का राज था, उसी समय से, अंग्रेजों के समय से ही बैंक प्रणाली स्थापित की गई थी और वहीं से चली आ रही है। स्वतंत्र भारत के बाद इतना बदलाव हुआ कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्र नेताओं और जो उच्च पदों पर उच्च ज्ञान रखते थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपनी देश की परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इस व्यवस्था में परिवर्तन किया है और बैंकिंग तंत्र से संबंधित संशोधन किए। फिर उसके बाद ही जो रचना थी मुद्रा को लेकर, कि देश में कैसी क्या रचना रहेगी, किस प्रकार पैसों की आवाजाही रहेगी, उसको निर्धारित किया और एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र बैंकिंग प्रणाली को स्वचालित किया, रेगुलेशन किया। तो देखिए वैदिक काल में ही बैंकिंग व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि अंग्रेजों के जमाने से ही नहीं, प्राचीन काल से। कब? वैदिक काल से ही बैंकों के या बैंकिंग व्यवस्था के साक्ष्य मिले। लेकिन उस जमाने की तुलना में और इस जमाने की तुलना में परिस्थितियों में काफी भिन्नता आने के कारण आप देख पाएंगे कि बैंकों के जो स्ट्रक्चर है, बैंकों के जो कार्य है, वो भी परिवर्तित हुए हैं। कि आपको पता लगेगा कि उस समय बैंक किस रूप में जाने जाते थे, या बैंकिंग की जो व्यवस्था थी, बैंकिंग के जो कार्य थे, वो किन व्यक्तियों द्वारा किस रूपों में किए जाते थे। वैदिक काल में ही नपत्रा, नलेखा जैसे नामों का उल्लेख मिलता है, जो ऋण देने का कार्य करते थे। मतलब ऋण देने का कार्य उस समय से ही किया जा रहा है, वैदिक काल से, जिन्हें हम नपत्रा, नलेखा जैसे नामों से जानते हैं। ब्याज को सूदखोरी के नाम से जाना जाता है। पहले ब्याज को सूदखोरी के नाम से जाना जाता था, और इसे पहले सूदखोरी के नाम से जानने के कारण कई व्यक्ति इसे हराम का पैसा मानते थे। तो जो सेठ साहूकार थे, जमींदार थे, वही खाली सूदखोर के रूप में ब्याज को अर्जित करते थे। अगर आम व्यक्ति है जो जिसके वो जानकारी है, वो इसे जानता है, अपने मित्र को बिना ब्याज के भी पैसे दे दिया करते थे। मनुस्मृति में ब्याज की दरों का वर्णन मिलता है। अब देखिए जो अपना मनुस्मृति ग्रंथ है उसमें भी ब्याज की दरों का वर्णन मिलता है।
जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों आदि के लिए अलग अलग थी। मतलब उस समय से ही वर्ण व्यवस्था मतलब उच्च नीच का जो प्रवाह या ऊंच नीच की जो व्यवस्था चलती आ रही थी, उसी के अनुरूप ब्राह्मणों के लिए अलग ब्याज दर, क्षत्रियों के लिए अलग ब्याज दर और जो निम्न जाति के व्यक्ति थे उनके लिए अलग अलग ब्याज दरें का निर्माण किया गया, अलग अलग ब्याज दरें रखी गई। ये सब उस समय राजकालीन व्यवस्था होने के कारण जातिगत भेदभाव, छुआछूत ऐसे कई कार्य या कार्य तो निकलेंगे रूढ़िवादी परंपराओं के रूप में चली आ रही थी, जिन्हें अंग्रेजों के आने के पश्चात उन्हें समाप्त कर दिया गया। वेदों में कुशीदीन का उल्लेख जो पैसों का प्रबंध करता था। कुशीदीन नामक एक व्यक्ति था, नहीं, कुशीदीन नामक एक पद था जो एक विशेष व्यक्ति को दिया जाता था जो पैसों का प्रबंधन करता था। मौर्य काल तक आते आते राज्य सत्ता बैंकिंग का काम करने लगी थी। मतलब मौर्य काल तक आते आते जो राजा की सत्ता थी, जो राजा के संचालक मंडल बोल सकते हैं हम उन्हें, जो संचालक मंडल था वह कार्य अब राजा की संचालक मंडली द्वारा ले लिया गया और राज्य सत्ता द्वारा बैंकिंग का कार्य किया जाने लगा। मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था, अब हम जानेंगे भाई मौर्य काल के बाद मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार थी और उन्हें किस किस रूप में जाना जाता था। बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में दो प्रकार के दस्तावेजों का उल्लेख मिलता है मुगलकालीन शासनकाल में, जो शाही खजाने से जारी किए जाते थे। उनमें से पहला है दस्तावेज ए हिंदू तलब। अब यह वर्तमान के डिमांड ड्राफ्ट डीडी की तरह है, जिसमें मांग पर धन मिलता था। मतलब ये जो आज का, अब देखिए आप, ये जो डिमांड ड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो कब से चला आ रहा है? ये उस समय से चला आ रहा है जब मुगल कालीन शासन था। तो आप देख पा रहे होगे कि उस समय के जो व्यक्ति थे वो कितनी दूरदर्शिता रखते हुए ऐसी जो व्यवस्थाएं थी उनका निर्माण किया और उन्हें स्वचालित किया। फिर दूसरा आता है दस्तावेज ए मियादी। इसके अंतर्गत एक निर्धारित समय के बाद धन दिया जाता था, वर्तमान के फिक्स डिपॉजिट के तरह। जैसे कि हम जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के तरह हम एक बैंक में या एलआईसी में एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करते हैं, उसके पश्चात हमें वह राशि कुछ ब्याज के साथ पुनः प्राप्त होती है, तो उसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। कि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि को जमा कराया गया और उस निश्चित अवधि के पश्चात जो संस्था है, जो बैंक है, जहाँ फिक्स डिपॉजिट कराई गई है, वह एक निश्चित ब्याज दर के साथ हमें ब्याज सहित मूलधन को वापस लौटाएगी। अब देखेंगे हम आधुनिक भारत में बैंकिंग व्यवस्था, मतलब आधुनिक भारत में मतलब मॉडर्न इंडिया में और स्वतंत्रता से पहले हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में। बीसी नहीं, ये ब्रिटिश काल है, इसे बीसी मत समझिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था उस समय से हम जानेंगे। भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की नींव यूरोपियन कंपनियों के आगमन के बाद हुई। मतलब बैंकिंग व्यवस्था तो उस समय से चली आ रही थी, लेकिन वह अपने पुराने परंपरागत तरीकों से चलती आ रही थी। लेकिन जब भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ तो उन्होंने अपनी जो बैंकिंग के तंत्र था, बैंकिंग व्यवस्था थी, वह अपने अकॉर्डिंग आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना शुरू की या आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था शुरू की। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई तथा कोलकाता में कुछ एजेंसी गिरोह की स्थापना की। कि उस समय 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई, कोलकाता जैसे व्यवसाय के रूप में, उद्योग के रूप में उभर रहे क्षेत्रों में कुछ एजेंसी गिरोह की स्थापना की, ताकि वह इन एजेंसी गिरोह के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बना सके। और वह किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं बना रहे थे, वह अपने स्वयं के लिए ही बना रहे थे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। एजेंसी गृह आधुनिक बैंकों की भांति कार्य करते थे। मतलब उस समय के जो एजेंसी गृह थे वे आजकल के मॉडर्न बैंकों की तरह काम करते थे। इन एजेंसी गृहों का वित्त पोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका वित्त पोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। हम कह सकते हैं कि इनका उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और उनके व्यक्तियों द्वारा ही
इसका उपयोग किया जाता था, किंतु इनका दायरा अथवा कार्य क्षेत्र केवल कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक ही सीमित था। इनका कार्य क्षेत्र एवं दायरा अधिकारियों कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक ही सीमित था और वह आम व्यक्तियों को ऋण विण या किसी भी प्रकार की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं कराती थी। अब हम आते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो उस समय का पहला बैंक स्थापित किया गया था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक है ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विदेशी पूंजी के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेश से आई थी उसकी पूंजी के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा, जो एक यूरोपियन कंपनी थी, उसके द्वारा भारत में व्यवस्था प्रारंभ की गई बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। वर्ष 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया और वर्ष 1830 में ही बंद कर दिया गया। वर्ष 1813 में एजेंसी गिरोह के पतन के बाद निजी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की। मतलब निजी व्यक्तियों या मतलब कई निजी अंशधारी जिनका शेयर रहेगा उनके द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। वे बैंक कौन कौन से हैं देखिए, उनमें से पहला बैंक है बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में की गई थी। इसका पूर्ववर्ती नाम है बैंक ऑफ कलकत्ता। दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1840 में की गई। और तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना 1843 में की गई थी। यही तीनों बैंक 1921 में जोड़ दिए गए तथा भारत में एक बड़े बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। मतलब 1921 में 1921 में इन तीनों बैंकों का मर्ज कर दिया गया। फिर इसके बाद जिस बैंक की स्थापना हुई थी वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो उस समय का सबसे बड़ा बैंक भी साबित हुआ। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। मतलब 1 जुलाई 1955 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीयकरण भारतीय सरकार द्वारा किया गया और उसका नाम परिवर्तित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा। वो रखा मतलब एसबीआई का नाम रख दिया गया। वर्ष 1807 में संयुक्त पूंजी अधिनियम पारित किए जाने पर, कि मतलब वर्ष 1807 में संयुक्त पूंजी अधिनियम पारित किया और भारत में संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब कई एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त पूंजी लगाकर बैंक की स्थापना कर सकते थे 1807 में पारित संयुक्त पूंजी अधिनियम के तहत। तो उस समय कौन कौन से बैंकों की स्थापना हुई? 1865 में हुई इलाहाबाद बैंक की। 1881 में हुई अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अवध कमर्शियल बैंक पहला ऐसा बैंक था जिसके प्रबंधन में भारतीयों को शामिल किया गया। मतलब जो इससे पूर्व के बैंक थे उनमें बाहरी व्यक्तियों, यूरोपीय व्यक्तियों, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति थे उन्हीं को शामिल किया गया था इससे प्रबंधन में कार्य करने के अंतर्गत। लेकिन अवध कमर्शियल बैंक में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया प्रबंधन करने के लिए। हालांकि यह पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक नहीं था। मतलब उस समय पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित न हो सका, लेकिन उस समय से प्रारंभ हो गया था कि भारतीयों द्वारा प्रबंधन किया जाने लगा। फिर दूसरा आता है पंजाब नेशनल बैंक, जो अभी भी स्थापित है। आप देखते होंगे पंजाब नेशनल बैंक को भी मर्ज करने की बातें चल रही है। 1895 में स्थापित, पूर्णतः भारतीय द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक। मतलब इस बैंक का जो मैनेजमेंट था वो इंडियंस के द्वारा ही किया जाता था और ये पहला बैंक था जिसमें पूर्णतः भारतीय व्यक्ति थे, किंतु स्वामित्व भारतीयों के पास नहीं था। मतलब इसका ओनर कोई और था, कोई और मतलब विदेशी व्यक्ति था, भारतीय नहीं था। इस अवधि में
देश में तत्कालीन 4 बड़े बैंकों की स्थापना हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। उसी अवधि में देश में और भी 4 अन्य बड़े बैंकों की स्थापना हुई। उनमें से पहला है बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 और बैंक ऑफ मैसूर 1913। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पहला बैंक था जिसका स्वामित्व भारतीयों के पास था और इस बैंक का प्रबंधन भी भारतीय ही करते थे। मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक था जिसका प्रबंधन भारतीयों के होने के साथ साथ ही उसका स्वामित्व भी एक भारतीय व्यक्ति ही था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पोचा खान वाला में नहीं पोचा खान वाला द्वारा की गई। पहले चेयरमैन थे इसके फिरोज शाह मेहता। 1930 में भारत में बैंकों की संख्या काफी अधिक हो गई थी। मतलब 1930 तक आते-आते भारत में बैंकों की संस्थाएं अधिक से अधिक हो गई थी। मतलब हम कहें तो उस समय बैंकिंग का जो कार्य था वो अपने चरम स्तर पर आ गया था। अतः ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए इन बैंकों का रेगुलेशन करना अनिवार्य हो गया था। मतलब इतने बैंकों की संख्या के होने के बावजूद किसी भी उपभोक्ता या किसी भी व्यक्ति द्वारा अव्यवस्था एवं उसके हितों की रक्षा करने के लिए एक रेगुलेशन का अनिवार्य मतलब एक अधिनियम को पारित करना अनिवार्य हो गया था जिसके तहत बैंक कार्य करे और किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना करे। 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना आरंभ कर दिया। इस बैंक का स्वामित्व निजी हाथों में था। अतः आरबीआई बैंकों को रेगुलेशन करने में दक्ष नहीं था। अतः 1 जनवरी 1949 में इस बैंक को भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। मतलब जो प्राइवेट बैंक थे उनको रेगुलेशन करने के लिए 1934 में आरबीआई को लाया गया, लेकिन वह एक निजी संस्था होने के कारण वह सक्षम नहीं था कि वह उनका रेगुलेशन कर ले। उसी समय सरकार द्वारा आरबीआई का अधिग्रहण किया गया और आरबीआई के थ्रू एक बैंकों के लिए विशेष दिशा निर्देश नियम जारी किए गए ताकि बैंकों का रेगुलेशन किया जा सके। आरबीआई की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार में वृद्धि हुई। सरकार के अधिग्रहण करने के पश्चात वृद्धि करने के लिए मार्च 1949 में बैंकिंग अधिनियम भी पारित किया गया। इस अधिनियम में 2013 में कुछ संशोधन किए। मतलब जो ये बैंकिंग अधिनियम 1949 में पारित किया गया था उसमें 2013 में भी कुछ ऐसे संशोधन किए गए जो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक थे। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिसकी न्यूनतम संपत्ति लगभग 50 करोड़ रुपए थी। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना की गई। देखिए क्लास में बने रहिए और ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, खाली फैक्ट्स है और जो समझाने की बात आएगी मैं आपको वहाँ बीच-बीच में उस जो टॉपिक है उस जो फैक्ट्स है उसको डिस्क्राइब करते रहूँगा। आपको केवल ध्यान से सुनना है। आज हम कह सकते हैं कि आज की क्लास फुल्ली फैक्ट्स पर बेस है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना की गई। 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी न्यूनतम संपत्ति 200 करोड़ थी। जुलाई 1982 को नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। 2004 में आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंक ऑफ सौराष्ट्र को शामिल कर दिया गया। मतलब एसबीआई में बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब है कि किसी एक संस्था को किसी दूसरी संस्था में मिलाना वैधता पूर्वक। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी इसमें शामिल कर दिया गया। 1 अप्रैल
2017 से कि 1 अप्रैल 2017 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेष 5 सहयोगी बैंकों को भी एसबीआई में समाहित करने से संबंधित अधिनियम पारित कर दिया गया। मतलब एसबीआई से संबंधित जो 5 और भी अन्य बैंक थे, जो इसके सपोर्टर थे, कह सकते हैं कि इसके सदस्य थे, उनको भी एसबीआई में मर्ज करने के लिए अधिनियम पारित कर दिया गया। मतलब आप देख पा रहे हैं कि सरकार बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ और अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से लागू करने के लिए समय समय पर किस किस रूप में किन किन वजहों से परिवर्तित नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन करती है, ताकि देश में एक अच्छी बैंकिंग तंत्र का निर्माण करके अच्छी बैंकिंग संस्थाओं का संचालन किया जा सके। अब आप ये देखेंगे कि सरकार इतना ध्यान क्यों देती है। देखिए कि बैंक जो है आज के क्षेत्र में, आज के समय में वित्तीय व्यवस्था के सबसे अधिक केंद्र के रूप में बन चुके हैं। अगर आप देख पाते होंगे कि कभी भी किसी भी बैंक का सर्वर डाउन होता है या वह अच्छी तरह कार्य नहीं करता, तो बहुत से व्यक्ति और वित्तीय व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। वित्तीय व्यवस्था प्रभावित होने के कारण अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने के कारण कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वित्तीय व्यवस्था के ठप हो जाने पर। इसीलिए वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक संशोधन के साथ साथ ही अनिवार्य एडवांस तकनीकों का भी अधिग्रहण किया गया है। एडवांस तकनीकों को भी अपनाया गया और सरकार द्वारा अब धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब कम से कम नकद में भुगतान करे व्यक्ति, अधिक से अधिक ऑनलाइन या कार्ड के थ्रू करे, ताकि समाज में भ्रष्टाचार और काला बाजारी जैसे समस्याओं को रोका जा सके। जो अपने ब्लैक मनी है वे समस्याओं को रोका जा सके, जो अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को बढ़ा देती है बिना कुछ कारण के। आगे चलते हैं। इस विलय में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर मतलब एसबीआई के जो 5 बैंक थे, उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एसबीएच, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एसबीएम, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एसबीपी और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को शामिल किया या मर्ज किया गया। वर्ष 2018 में विजया बैंक तथा देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। कि मतलब 2018 में विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। वर्ष 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में विलय कर दिया गया। वर्ष 2020 में ही सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। कि आप देख पा रहे होंगे जो 1930 में सबसे अधिक जो बैंकिंग हम कहे जो सर्वोत्तम अधिक बैंकिंग संस्थाएं स्थापित हुई थी, उस समय जो सबसे अधिक संख्या थी उनकी, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप एक क्राइटेरिया फिक्स करके एक से अधिक बैंकों को मर्ज कर दिया गया, ताकि अलग अलग संस्था ना होने के कारण बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगर देखिए आप देख पाते हैं कि समाज में अगर कोई कार्य सीमित व्यक्ति द्वारा या गिने चुने व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें हम किसी कार्य के लिए चुनते हैं, उन द्वारा किया जाए तो वो अच्छे रूप से अच्छे समय में किया जाएगा। लेकिन एक बेड़ को खेदे कि हम आप ये कार्य कीजिए, तो वह उस कार्य को ना तो अच्छी तरह कर पाएंगे, ना निश्चित समय में, और ना ही एक एकात्मक रूप से कर पाएंगे। तो इसीलिए बैंकों को निश्चित संख्या में लाने के लिए जो मर्ज की प्रक्रिया अपनाई गई। चालू वित्त वर्ष के बजटीय भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2 बैंकों को निजीकरण की बात कही थी। अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको
इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित बैंक होगा, औद्योगिक संस्थाओं को ऋण देने से संबंधित कार्य करेगा। इसकी स्थापना हुई 1964। इसका तत्कालीन नाम है विकास वित्तीय संस्थान संस्थान है। इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर इसका तात्कालिक नाम क्या है? विकास वित्तीय बैंक, विकास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है ये। 2004 में आईडीबीआई बना और 2006 में आईडीबीआई में यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का विलय कर दिया गया। एलआईसी के पास आईडीबीआई की 51% शेयर है। मार्च 2019 से आईडीबीआई एक निजी बैंक घोषित कर दिया गया। हाल ही में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है, अर्थात अब आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब देखिए अब सरकार निजीकरण का मार्ग क्यों अपना रही है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो बैंक या जो संस्थाएं निजीकरण कर दी जाती है, उनमें कार्य सरकारी संस्थाओं के तुलनात्मक रूप से अधिक बेहतर रूप से किया जाता है। तो ये क्या सरकारी कर्मचारियों की अक्षमता है, या फिर उनके पास साधनों की कमी है, या फिर उनकी मनो इच्छा ना होने के कारण वो कार्य नहीं करते हैं? तो ये आपको पता है कि सरकारी व्यक्तियों के पास ना साधनों की कमी है, ना ही उनके पास अधूरी तकनीक है। उनके पास बढ़िया सोर्सेज है, बड़ी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है और सफिशिएंट रिसोर्सेज भी है, लेकिन उनकी काम करने की इच्छा ना होने के कारण जो ग्राहक है वो अव्यवस्था का बोझ को ढोते हैं, अव्यवस्था झेलते हैं। केंद्र सरकार 30.48% हिस्सेदारी बेचेगी इसकी, और भारतीय जीवन बीमा निगम आईडीबीआई बैंक में 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी। अब सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, भाई कुछ प्रमुख बिंदु जो हमें जानना जरूरी है। भारत में पहला विदेशी बैंक एचएसबी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया। एटीएम शुरू करने वाला भारतीय बैंक एचएसबीसी 1987 में मुंबई में। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देने वाला पहला बैंक आईसीआईसी बैंक। म्यूचुअल फंड बेचने वाला पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक। और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। पहला डिजिटल बैंक डिजी बैंक। भारत में मर्चेंट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक ग्रांट लेंस बैंक। ब्लॉकचेन तकनीक शुरू करने वाला पहला बैंक था आईसीआईसी बैंक। और बैंकिंग सेवा में रोबोट पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा था? एचडीएफसी बैंक। ये भारत का पहला बैंक था जिसने बैंकिंग व्यवस्था में रोबोट को पेश किया। अमेरिका के सिटी बैंक द्वारा लक्ष्मी नामक रोबोट का उपयोग किया गया बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत। कि हम अब बैंकों का वर्गीकरण करते हैं, तो बैंकों का वर्गीकरण आरबीआई द्वारा किया गया है कि अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। फिर अनुसूचित बैंकों को 4 भागों में डिवाइड किया गया: कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक को 2 टाइप्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक। प्राइवेट बैंक को इंडियन प्राइवेट बैंक और फॉरेनर प्राइवेट बैंक में डिवाइड किया गया। अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी क्रेडिट कमेटी के रूप में। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, कब कब इनकी स्थापना हुई है। पहला देखेंगे हम अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है ये। इसकी न्यूनतम संपत्ति 500 करोड़ रुपए। आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति पूर्णतः लागू होती है इनके ऊपर। इन बैंकों की गतिविधियों से ग्राहक पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आते हैं हम गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक।
आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है ये। आरबीआई से दैनिक बैंकिंग गतिविधियों के लिए धन उधार लेने की अनुमति नहीं है इन बैंकों को। आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करना या आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना कोई अनिवार्य नहीं है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो की अनिवार्यता। इन्हें एक निश्चित अनुपात में इतना कैश अपने पास रखना पड़ता है, उसे हम सीआरआर कहते हैं। फिर आते हैं वाणिज्य बैंक। यह धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब वाणिज्य बैंक में पहला आता है सार्वजनिक वाणिज्य बैंक। 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी भारत सरकार की होगी सार्वजनिक वाणिज्य बैंक में। वर्तमान में इस प्रकार के कुल 12 बैंक है। सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। दूसरे नंबर पे है निजी वाणिज्यिक बैंक। 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों की रहेगी। वर्तमान में इस प्रकार के कुल 22 बैंक है और इनमें सबसे बड़ा बैंक है आईसीआईसी बैंक। अब इसमें देखेंगे कि विदेशी बैंक कौन सा है। फॉरेनर बैंक। भारत में स्थापित एवं पंजीकृत अन्य देशों के बैंक को हम फॉरेनर बैंक, विदेशी बैंक कहेंगे। वर्तमान में भारत में इस प्रकार के बैंकों की संख्या 44 है। कि इस प्रकार के बैंकों की संख्या कितनी है? 44। सबसे बड़ा विदेशी बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके। फिर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 2 अक्टूबर 1975 की स्थापना की गई। 50% भारत सरकार की हिस्सेदारी रहेगी इसमें, 15% राज्य सरकार की हिस्सेदारी और 35% प्रायोजित बैंक जो इसे स्पॉन्सर करेगी उस बैंक की हिस्सेदारी रहेगी। सिक्किम गांव में इस प्रकार का कोई बैंक नहीं है। एनपीए की समस्या के कारण 1987 के बाद किसी नए बैंक की स्थापना की गई। केलकर समिति द्वारा आरआरबीएस को बंद करने की सिफारिशें दी गई। कुछ कमियां महसूस होने के कारण नाबार्ड द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता था। कुल बैंकों की संख्या इसकी इस समय 43 है। फिर आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक मिनट रुकिएगा। तो कहाँ थे हम? स्मॉल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक पर थे हम। इसकी न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ रहेगी। प्राथमिक क्षेत्र को 75% ऋण प्रदान करना अनिवार्य हो या करना है इसको, मतलब इतना तो 75% ऋण प्रदान करना अनिवार्य होगा प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर। अगर ये ऐसा नहीं करती है तो इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो श्रेणी है उससे निष्कासित कर दिया जाता है। 25% शाखाएं बैंक रहित क्षेत्रों में, जहां बैंक नहीं है वहां 25% शाखाएं होनी चाहिए इसकी। वित्तीय समावेशन होगा। व्यक्तियों और समूहों के निवल मूल्य के 10% 15% पर पूंजीगत ऋण दे सकेगी। पेमेंट बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक है जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है। यह भी निर्देश कि इन बैंकों का परिचालन शुरुआत से ही पूर्णतः डिजिटल होगा। पेमेंट बैंक होगा। ग्राहकों से जमा ले सकते हैं किंतु लोन नहीं दे सकते। पेमेंट बैंक प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 लाख की राशि इसमें लिमिट की गई है। डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता पेमेंट बैंक। फिर आते हैं हम सहकारी बैंक पर, कोऑपरेटिव बैंक। इसके अंतर्गत प्राथमिक साख समितियां, केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंकों को शामिल किया जाता है। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक एवं बने रहिए क्लास में बने रहिएगा। एक मिनट मैं बैकअप लेता हूँ। क्लास में बने रहिएगा। एक मिनट बैटरी बैकअप आ रहा है। क्लास में बने रहिएगा। एक मिनट। जी हाँ, देखिए थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा कि ये जो अभी लाइट चल गई थी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य था
क्षेत्र का विकास करना और पिछड़े वर्गों का विकास करना। सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें आता है पहला राज्य स्तरीय सहकारी बैंक। इसकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास हो गई। नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्देशित मंडल का चुनाव करते हैं। अगस्त 2021 में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया। इसका उद्देश्य है शहरी सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली, नियामक ढांचे एवं निगरानी तंत्र को मजबूत करने एवं सुधारों की रूपरेखा निर्मित करने हेतु। क्या है ये 4 स्तरीय वर्गीकरण? इनको 4 स्तरीय वर्गीकरण को टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 कहा गया है। टियर 1 में 100 करोड़ रुपए तक जमा, टियर 2 में 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक के बीच में जमा, टियर 3 में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक के बीच में जमा और टियर 4 में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमाओं को शामिल किया जाता है। फिर आती है प्राथमिक साख समितियां। स्थापना गांव व कस्बों में किसानों के साख उपलब्ध कराने के लिए कार्य करती है। फिर आती है तीसरी केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक। जिले में स्थित समस्त सहकारी समितियां अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण करती है। अब आते हैं हम जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियों को नियंत्रित करता है ये राज्य सहकारी बैंक। सहकारी साख संगठन की सर्वोच्च संस्था है ये। राज्य भर में फैले हुए समस्त केंद्रीय बैंकों को संगठित करता है। अब हम जानेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसका इतिहास, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और किसके अंतर्गत ये कार्यरत है, मतलब किस अधिनियमों के अंतर्गत ये कार्य करता है, वो हम इसके बारे में जानेंगे। भीमराव अंबेडकर द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई। भीमराव अंबेडकर की पुस्तक कौन सी में दी गई थी? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज के अंतर्गत नामक पुस्तक है, उसमें इसकी स्थापना से संबंधित विचार किए गए थे, विचारों को शामिल किया गया। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एवं फाइनेंस के नाम से आया। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्ट 1934 के अनुसार स्थापना की। प्रारंभ में आरबीआई निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार के पूर्व स्वामित्व वाला बैंक के रूप में किया गया। प्रथम गवर्नर रह चुके इसके ओ स्मिथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। इनके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। प्रारंभ में केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता। 1937 में केंद्रीय कार्यालय मुंबई कर दिया गया। वर्तमान में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई है। आरबीआई की क्षेत्रीय कार्यालय 26 है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल टू 31 मार्च है और भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है। आरबीआई का खाता वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च ही है, मतलब वित्तीय वर्ष के अनुरूप ही है। आरबीआई निम्नलिखित अधिनियमों के तहत कार्य करता है। उनमें से फर्स्ट है आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पब्लिक डेब्ट एक्ट 1949, भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसके निदेशक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? आरबीआई केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित केंद्रीय निदेशक बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। केंद्रीय निर्देशक बोर्ड का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल का गठन। सरकारी निदेशक होंगे 5, 4+1, एक पूर्णकालिक गवर्नर, अधिकतम 4 उप गवर्नर रहेंगे सरकारी निदेशक के अंतर्गत। गैर सरकारी निदेशक 16 रहेंगे, जिनमें सरकार द्वारा नामित 12 रहेंगे। 4 स्थानीय बोर्डों में से एक को शामिल किया जाएगा। अब आते हैं हम इसके स्थानीय बोर्ड पर। लोकल बोर्ड मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में है इसके स्थानीय बोर्ड। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाएगी उनकी, और इसका कार्यकाल भी 4 वर्ष ही
रखा गया है। तो यही हमारा टॉपिक होता है पूरा खत्म। बैंकिंग तंत्र हमने इससे संबंधित मूलभूत बातें एवं इसका इतिहास जाना। ये कुछ रॉकेट साइंस के रूप में नहीं था, ये जो आज की क्लास थी वो फैक्ट्स पर बेस्ड क्लास थी। क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं फैक्ट्स में से उठाए जाते हैं। तो हम मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।